नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली के लाल किला से राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य देश को जोड़ने का बताया। नफरत को भारत से मिटाने की जरूरत है, ये मोदी की नहीं अडानी अंबानी की सरकार है। देश में 24 घंटे हिंदू मुसलमान पर बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डरी हुई है। पीएम मोदी ने गलत जीएसटी लागू की है। जीएसटी लागू करने से छोटे व्यापारी और किसानों को नुकसान हुआ है। किसान और छोटे व्यापारी देश को रोजगार दे सकते हैं। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है, और ये पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। भाई और बहनों, भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया, जहां कवि सम्मेलन का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम अटल जी को इस दौरान नमन भी किया। सीएम योगी ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए। और इसी के साथ साथ कवि कुमार विश्वास भी इस कार्यक्रम की उन्होंने भी शोभा बढ़ाई। दिल्ली से अब खबर, जहां पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और पीएम आवास पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये मुलाकात की, जहां उन्होंने ट्वीट भी किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। पीएम से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया, समय देने के लिए पीएम मोदी का आभार भी प्रकट किया है। प्रयागराज से अब खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। राहुल गांधी के आरएसएस सब बीजेपी पर नफरत फैलाने के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कहा कि यात्रा जैसे जैसे कमजोर पड़ती रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। राहुल गांधी के बयान कभी भी जिम्मेदारी से भरे नहीं रहते हैं। कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है और बीजेपी लगातार सफलता के शिखर की ओर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी का बयान कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कहा, नेहरू गांधी खानदान के अलावा जो महान व्यक्ति पैदा हुए, कांग्रेस के लोग उन्हें महापुरुष नहीं मानते। कांग्रेस सरकार में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल को सम्मान नहीं मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान नहीं मिला। राहुल गांधी को जन्म से ही प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि देश कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहेगा। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी पर नफरत फैलाने वाले बयान को लेकर पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे कमजोर पड़ती जा रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी के अंदर चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। उनके बयान कभी भी जिम्मेदारी से भरे नहीं रहते। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है और बीजेपी लगातार सफलता के शिखर पर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी जी के बारे में इतना मैं कहूँगा कि चूँकि उनकी यात्रा जैसे जैसे कमज़ोर पड़ रही है, वैसे वैसे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता जा रहा है और उनके बयान कभी भी जिम्मेदारी से भरे रहते ही नहीं और इसीलिए कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता के शिखर की ओर बढ़ रही है और श्री राहुल गांधी जी का कोई भी बयान देश या बीजेपी या उनकी पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। तो एक खानदान के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं उनके अलावा बाकी लोगों को जो महापुरुष नहीं मानते हैं, कांग्रेस का यही संस्कार है और जब तक कांग्रेस देश में सरकार में थी, गुजरात में सरकार में थी, तब तक कभी भी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं मिला, कभी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं मिला, कभी कोई भी ऐसे महापुरुष में एक क्या अनेक जितने भी महापुरुष हैं, वह महापुरुष अगर वो एक खानदान के हैं तब तो महापुरुष हैं, अन्यथा उनका अनादर करना। वैसे ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करने का जो इनका प्रयास है वह घोर निंदा करता हूँ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां महिला जिला अध्यक्ष ज्योति मेसी के आवास पर पहुंचकर लोकसभा में जीत दर्ज कराए जाने के बाद सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर धन्यवाद दिया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा डराने का काम करती है और सबसे पहले कोरोना के नाम पर जनता को मास्क पहनाया जाता है, जिससे कोई भी बोल ना सके और नेता बिना मास्क के घूमते रहे। जिस तरह का हादसा हुआ है बहुत दुखद है, जहां हमारे देश के जवान और अधिकारियों का जान गई है। भविष्य में ऐसा ना हो। मैं इस मौके पर जहां दुख प्रकट कर रहा हूं, वहीं उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार ये तय करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जहां हमारे जवान और अधिकारियों की जान चली गई, वहीं यूपी के भी 4 जवान हैं जिनकी इसमें जान गई है। किस तरीके से सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसकी व्यवस्था और इंतजाम सरकार को करना चाहिए। ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री भी तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। कि मैं
लखनऊ से अब खबर, जहां निकाय चुनाव पर कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मामले पर फैसले को सुरक्षित रखा है। ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए तारीख का ऐलान हुआ है। 27 तारीख को फैसला आएगा सामने, जहां सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बारीकी से सुना। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब निकाय चुनाव पर 27 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला रखेगा। उन्नीस सौ 1990 में जो भी मंडल कमीशन आया था उसमें जो 20% रिजर्वेशन जो दिया गया था, स्टेट का आर्गुमेंट है कि हमने उसी को फॉलो किया है और वही उसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। और हम लोग का यही जो पहले दिन से हम लोग का कहना है कि जो सुरेश महाजन का जो है जजमेंट, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल जो बैकवर्डनेस है वो मंडल कमीशन में कवर्ड नहीं है। ओबीसी आयोग बनाने की बात चल रही है। ओबीसी आयोग बनाने की बात चल रही है। अब लॉर्डशिप का जो भी डायरेक्शन होगा उसी पे आगे फर्दर करेंगे। इस पे बिल्कुल हैमर कर रही है कि जो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है, वो तीनों अलग अलग है। जो मंडल कमीशन में था वो सिर्फ एजुकेशनल बैकवर्डनेस था और सोशल बैकवर्डनेस है, लेकिन जो सुरेश महाजन के जजमेंट में है उसमें है कि जो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है उस पे बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाए। मथुरा से अब खबर, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामला, जहां विवादित स्थल को लेकर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। स्थानीय कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया। ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश, जहां 20 जनवरी तक पेश करनी होगी सर्वे रिपोर्ट। तो जल्द ही शाही ईदगाह का अब सर्वे होगा। इस सर्वे के बाद क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आता है, जिसके आधार पर आगे का फैसला सुनाया जाता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। तो फिलहाल 20 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है और सर्वे की इजाजत दे दी गई है। जिस तरीके से हिंदू पक्ष लगातार अपील कर रहा था सर्वे की, उसको इजाजत दे दी गई है। जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, भगवान बालकृष्ण जो जन्मभूमि में है विराजमान, उनके नाम पर ये संपत्ति है, श्री कृष्ण जन्मभूमि। और ये 5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। हमने उसी समय के अनुसार जो 13.37 एकड़ की जगह पे उस समय भी ये ठाकुर जी के नाम थी, जो आज ट्रस्ट के नाम है बिरला जी के द्वारा, उसमें जो अवैध रूप से निर्माण हुआ ईदगाह का, और उसके उपरांत तो उसमें समझौता कर लिया गया ऊपर ही ऊपर वाला ही वाला, जो ट्रस्ट की जानकारी में कभी नहीं रहा, एक सोसाइटी है उसके अलावा उसमें ये सब चीज़ें संज्ञान में आई। तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं श्री विष्णु गुप्ता जी, उनके द्वारा इसको वादी के रूप में, मैं अधिवक्ता के रूप में मौजूद हूँ। हमने इस मुकदमे में 3 सुविधा चाहिए गई हैं कि एक तो ठाकुर जी की जितनी भी भूमि है वो पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो है उसको कब्जा व दखल मिले, और जो समझौता हुआ है वाला ही वाला जो ट्रस्ट के द्वारा, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के द्वारा, जो वो उसको अधिकार नहीं था करने का, सोसाइटी के द्वारा ट्रस्ट थी उसमें करने के लिए, उसको अवैध शून्य घोषित किया जाए, और जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है उसको तुड़वाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के उसमें रखा जाए। 3 चीज़ें सुविधाएं चाहिए गई हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने 8 दिसंबर को दावा दाखिल किया था। माननीय न्यायालय ने बहुत विवेक से हमारी पूरी बातों को सुनकर उसमें आदेश पारित किए। हमने स्थायी निषेधाज्ञा चाही थी, मिले दौरान मुकदमा, तो उन्होंने उसको एक पक्षीय रूप से देने से मना करा। जी, मैं बताना चाहूँ, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आए फैसले पर हिंदूवादी नेताओं ने खुशी मनाई और मिठाई बांटी। बता दें कि अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया है। इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक पेश करनी होगी। मथुरा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में एक सराहनीय फैसला आया है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि भगवान कृष्ण जन्मभूमि केस में जो ईदगाह हटाने का जो केस चल रहा है उसमें सरकारी अमीन सर्वे का आदेश आ गया है। इससे सभी सनातनी हिंदू भाइयों में खुशी की लहर जाग गई है। सभी लोग खुश हो रहे हैं और सभी ने मिठाई वितरित किया, सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई।
पहले भगवान राम का मंदिर निर्माण का कार्य चल ही रहा है, उसके बाद काशी का वो मामला विचाराधीन है। अब मथुरा में भी ये इस केस की पहली सीढ़ी पार हो गई है। कल माननीय न्यायालय ने उसमें सरकारी अमीन भेजकर और उसकी सरकारी रिपोर्ट मंगा कर न्यायालय में जमा करने का आदेश जो दिया है, उसका हिंदू महासभा बहुत बहुत स्वागत कर दिया है और भगवान से प्रार्थना करती है कि जल्द ही अब इस मामले में जल्द ही फैसला आएगा। आज मत खबर लखनऊ से है, जहां पर हिंदू महासभा के नेता शिशिर चतुर्वेदी ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सांता क्लॉज का विरोध किया। समर्थकों के साथ अटल चौक चौराहा पर पहुंचकर विरोध के नारे लगाए उन्होंने। पार्क रोड पर शिशिर चतुर्वेदी ने हजरतगंज एसओ को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि भारत सांता क्लॉज का देश नहीं, संतों का देश है। संतों का है ये देश, संतों का नहीं, संतों का है, संतों का है, संतों का है ये देश। अखिल भारत हिंदू महासभा ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में अवकाश घोषित करने की मांग की है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने बताया है कि हिंदू संस्कृति में कल का दिन तुलसी दिवस है। क्रिसमस डे के जरिए हिंदू संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के नौजवान अपनी संस्कृति को भूलकर क्रिसमस डे मना रहे हैं। लखनऊ में बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्रिसमस को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि शराब पीने को शरीयते इस्लामिया ने हराम करार दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस डे पर मुबारकबाद देना जायज नहीं है और क्रिसमस की मुबारकबाद देना गुनाह है। उन्होंने कहा कि सभी मुसलमानों को इससे बचने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराब पीना शरीयते इस्लामिया ने हराम करार दिया है और साथ ही क्रिसमस डे के दिन दूसरों को मुबारकबाद देना, क्रिसमस की मुबारकबाद देना ये भी जायज़ नहीं है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि वो शरीयत के उसूलों की पासदारी करें, पाबंदी करें और ऐसा काम न करें जो गुनाह का काम हो। तो क्रिसमस के दिन क्रिसमस पर मुबारकबाद देना या शराब पीना ये दोनों चीज़ें शरीयत की रोशनी में हराम है। इसलिए तमाम मुसलमान इससे बचें, गुनाह से बचें और शरीयत की पाबंदी करें। यूपी में मदरसों की छुट्टियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच मदरसों का कैलेंडर जारी हुआ। पहले की तरह शुक्रवार को ही मदरसों में छुट्टियां होंगी। तो देखिए, जो सुझाव दिया जा रहा था, जिस पर विवाद भी हो रहा था कि शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी रखी जाए, जैसा कि सभी जगह होता है, लेकिन इस फैसले को ज्यों का त्यों ही रखा गया है। सुझाव को नहीं माना गया है और पहले की तरह ही शुक्रवार को ही अब मदरसों की छुट्टियां हुआ करेंगी, जिसको लेकर आपत्ति भी कुछ लोगों की तरफ से जाहिर की गई थी। और शुक्रवार को बताया गया कि था कि नमाज का दिन है और इसके लिए विशेष आयोजन करने होते हैं, इसके लिए समय लगता है, जिसके लिए छुट्टी का सही और सटीक का दिन शुक्रवार ही करार दिया जाता है और इसी को लेकर इसी को बरकरार रखने की मांग हुई, जिसके बाद इस सुझाव को माना गया है। भारत में सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड का प्रयागराज डिपो का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर समूह के निदेशक सुदीप गोयनका ने कहा कि शुभम गोल्डी के पूरे भारत में 50 डिपो चल रहे हैं। बदलते मार्केटिंग परिवेश को ध्यान रखते हुए टेक्नोलॉजी, उत्पादन विस्तार, मार्केटिंग और प्रचार के नए नए प्रयोग किए गए। यही गोल्डी की सफलता का मूल मंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने सभी वितरकों के मध्य समान मार्केटिंग सिस्टम से पहुंचने से कंपनी ने इस मुकाम पर अपनी जगह बनाई है। गोल्डी समूह के द्वारा आज प्रयागराज में एक नया स्टॉक पॉइंट गोल्डी सेल डिपो केसरवानी एसोसिएट्स के सहयोग से चालू किया गया। यह हमारा मकसद और हमारा ऊर्जा थी कि कैसे हम प्रयागराज के दुकानदारों को, वितरकों को, ग्राहकों को अपना गोल्डी का जो माल है, जो 150 प्रोडक्ट 700 पैकिंग में आता है पूरे भारतवर्ष में, कैसे हम और तेज़ी से और कम समय में उपलब्ध करा सकें। इसलिए कंपनी ने आज ये डिसीजन लिया कि प्रयागराज में नया स्टॉक पॉइंट खोला जाए। मुझे पूरा विश्वास है
प्रयागराज, जहां पर गोल्डी समूह केसरवानी परिवार के साथ लगभग 38 वर्ष से निरंतर प्रयास कर रहा है। इस नई अहम से हम गोल्डी को नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे और अपने ग्राहकों के विश्वास को वापस से पुनः जागृत करते हुए और अच्छी सेवा के उद्देश्य से हम यहाँ पर ये डिपो को खोलने आए हैं। शहर में सरकार की ओर से चलाए जा रहे जन चौपाल कार्यक्रम में गांव के दबंगों के प्रधान को खुलेआम धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सियाना ब्लॉक के देहरा गांव का है, जहां प्रशासनिक अधिकारी जन समस्या सुनने के लिए जन चौपाल लगाई थी। तभी गांव के दबंगों ने ग्राम प्रधान को खुलेआम धमकी दी। ग्राम प्रधान ने एसएसपी को दबंगों के खिलाफ लिखित में तहरीर दी। ग्राम प्रधान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों के अंदर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो विशाल धरना प्रदर्शन कराया जाएगा। 22 तारीख में उस पर पंचायत घर पे प्रोग्राम चल रहा था और उसमें आ गए कुछ दबंग लोगों ने हमारे साथ में बदतमीजी करी। वीडियो साहब वहाँ पे मौजूद थे, रेडियो साहब थे और पूरा प्रशासन वहाँ पे और था। कृषि विभाग से थे, अस्पताल से भी थे। हमारे साथ में बहुत बदतमीजी करी उन लोगों ने और जान से मारने की धमकी दे कर यहाँ से गए हैं। लेकिन हमने वहाँ पे थाने में भी दे दी एप्लीकेशन, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बुलंदशहर भी दे दी, उससे भी अभी कोई वो नहीं हुआ जिलाधिकारी जी को। कल की एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है। हाँ, कल फिर वहाँ से मैं सियाने से जा रहा था शाम के वक्त और जाने के बाद में मेरे घर पे कुछ लोग पहुँचे, वही गुंडे लोग। उन्होंने जाके फिर मेरे घर पे जाके पथराव करा। उसके बाद में मुझे भी जान से मारने की धमकी दे के गए। 22 तारीख को ब्लॉक की तरफ से एक कैंप लगाया गया था, जिसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और वो उस घटना को लेकर वो डीएम साहब के और एसएसपी साहब के पास प्रार्थना पत्र देने गए थे। कहाँ? कल। वहाँ से प्रार्थना पत्र देकर जैसे ही घर आ रहे थे, घर पे पहले से ही मौजूद जान से मारने की नीयत से कुछ लोग खड़े थे। इन्हें देखकर प्रधान जी पे पथराव किया और प्रधान जी ने जैसे तैसे वहाँ से जान बचाई अपनी। प्रशासन के पास 3 दिन का समय है, या तो प्रशासन अपने नियमित धाराओं में जो मुकदमा पंजीकृत करे, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। 22 तारीख में उस पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।